हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पे हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर 3 होगा फिजिक्स का। चैप्टर 3 हमारा यहाँ पे है वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब अगर मैं इसमें बात करता हूँ वर्क, एनर्जी एंड पावर में, तो ये हमारे पास है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, और ये है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इस वाले चैप्टर में अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, कम ही चीज़ें हैं। सवाल यहाँ पे ऐसे बनते हैं कि आप एकदम फॉर्मूला अप्लाई करके आप उनको सॉल्व कर सकते हो। डेफिनेशन अगर कोई आएगी तो छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे जो है वो आती है। तो अगर मैं बात करता हूँ वर्क, एनर्जी एंड पावर की, तो यहाँ पे हमारा जो वर्क है वो हो जाता है क्या? कार्य। मैं बात अगर करता हूँ एनर्जी की तो ये हो जाता है हमारा ऊर्जा, और अगर मैं बात करता हूँ पावर की तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे क्या? शक्ति। तो ये हमारा चैप्टर जो है रहने वाला है। अब इसी चैप्टर में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपने वर्क की, तो ये वर्क देखो क्या होता है। तो मैं अब बात कर रहा हूँ वर्क की। मान लो कि आपके पास में ना कोई एक ऑब्जेक्ट था, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया था। तो फोर्स लगाने पर वो जो ऑब्जेक्ट है मेरा, वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल जाएगा। जैसे ही वो अपनी जगह से हिलेगा, अब उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट जैसे ही हिलता है, तो वो जितना भी हिलता है उसको हम जो है नोट करते हैं, और हम कह देते हैं कि यहाँ पे एक जो है वर्क हुआ, यानी कि हमने जो है एक कार्य किया है। तो अब ये जो हमने यहाँ पे काम किया है, यानी कि जो हमने यहाँ पे अपना एक तरीके से वर्क किया है, ये हो जाता है फिर हमारे पास में किस तरह का? ये हो जाता है हमारे पास में स्केलर, है ना। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें होती हैं, यानी कि हमारा बल और विस्थापन, ये दो चीजें होती हैं। तो इसमें देखो, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है वो, और इस ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने यहाँ पे एक फोर्स जो है वो लगाया हुआ है। मान लो मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया, लो मैंने इधर क्या लगाया हुआ है? फोर्स जो है वो लगाया हुआ है, यानी कि बल जो है मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब होगा क्या कि ये जो मेरा बॉक्स है, इसकी एक ना जगह है, मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल पोजीशन है। मान लेते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, ये पहले यहाँ तक था, और कुछ देर के बाद हुआ क्या कि यहाँ से इस फोर्स की वजह से यहाँ तक जो है वो आ चुका है। तो आप यहाँ पे देखो, हमारा जो फोर्स था वो कहाँ पे था? वो था इस जगह पे। ये रहा हमारा फोर्स, ये रहा हमारा बल, और जो इसने डिस्प्लेसमेंट करा है, वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? वो रहा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ? यहाँ पे हमारा विस्थापन जो है वो हुआ है। तो जब भी क्या होता है, एक फोर्स की वजह से कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह से किसी और जगह चला जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वहां पे जो है हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि वहां पे वर्क डन जो है वो किया गया, यानी कि हमारा एक कार्य जो है वो किया गया। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो वर्क, ये कैसा होता है? ये होता है हमारे पास में स्केलर। तो वर्क की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन हमारे पास हो जाएगी, व्हेन अ फोर्स is applied on an object makes the object displaced from its position. From its position, then we can say that then we can say that the work is done on the object. The work is done on the object, यानी कि उस वस्तु के ऊपर कार्य जो है वो किया गया। देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट और वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु ने काम किया या फिर वस्तु के ऊपर काम किया। ये दो चीजें होती हैं। तो मैं इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब जो है वो क्या होता है, और इनसे फर्क जो है वो क्या पड़ता है। ये सब चीजों के बारे में हम लोग बात जरूर करेंगे।
ठीक है, तो ये हमारे पास में हो जाता है क्या, वर्क। अब इसी में अगर मैं बात करूं आगे, तो मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया, वर्क जो हमारा है वो क्या है, स्केलर है, वर्क स्केलर इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा क्या है, ये है अदिश राशि, अदिश भौतिक राशि है ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है क्या, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा अदिश भौतिक राशि जो है वो हो जाता है। अच्छा, इसी में अब अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मूले की, मैं किसकी बात करता हूँ, मैं यहाँ पे बात करता हूँ फॉर्मूले की, यानी कि मैं फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ। तो वर्क का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे लगा था फोर्स, यानी कि हमारा जो है बल लगा था, इधर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि हमारा विस्थापन जो है वो यहाँ पे हो चुका है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब भी हम करते हैं तो हमारा हमेशा वर्क डन जो है वो होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला हमारे पास में होगा वर्क डन का इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा फॉर्मूला जो है बन जाता है। ठीक है, अब इसी में अगर मैं आगे की बात करता हूं तो हमारा जो ये वर्क डन है, फोर्स की बात करूं तो यहाँ पे यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो यूनिट हो जाती है हमारे पास यहाँ पे मीटर। तो मैं यहाँ पे एसआई यूनिट की बात करता हूं तो वो देखो क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, ये हमारे पास हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जूल हो जाएगी। ये हमारे पास में क्या हुआ, एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, तो एसआई यूनिट हमारे पास में क्या हो चुकी है, न्यूटन मीटर, या फिर हमारी जूल जो है वो हो चुकी है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ एमकेएस की, तो एमकेएस हमारा एसआई यूनिट ही है यहाँ पे, यानी कि एमकेएस में भी हमारी जो वर्क की यूनिट होती है वो क्या होती है, सेम होती है, यानी कि न्यूटन मीटर ही जो है वो होती है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ हमारे सीजीएस यूनिट की, यहाँ पे सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, इसको हम लोग कहते हैं अर्ग। ये हमारे पास में जो सीजीएस यूनिट है वो हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि मैं कन्वर्जन करना चाह रहा हूँ, आपसे ये सवाल भी पूछा जाएगा, ये पक्का सवाल जो है वो आएगा कि 1 जूल ऑफ वर्क डन ये जो है किसके बराबर होता है। तो 1 जूल के बारे में पूछा जाएगा कि 1 जूल जो है वो किसके बराबर होता है, यानी कितनी हमारी अर्ग के बराबर जो है वो होता है, ऐसा सवाल आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब, तो जो हमारा 1 जूल है ये हो जाता है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर, और ये मैंने जो हमारा सबसे पहला चैप्टर था उस वाले चैप्टर में बताया भी था, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो इतना कुछ हमारे पास में है। अब ये वर्क के लिए जो मैंने यहाँ पे लिया है अभी तक, अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं तो डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे फिर कैसे बनेगा हमारा, डायमेंशन फॉर्मूला के लिए देखो, हमारा जो फोर्स है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2। वहीं फिर हमारे पास जो मीटर आप देख रहे हो तो क्या है, लेंथ है हमारे पास में, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L होता है। तो अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाने लगूं तो देखो क्या होता है वो, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज its dimensional formula is ml2t-2। तो ये हमारे पास उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में, ये सारी चीजें हो गई हैं वर्क से रिलेटेड। अभी मैंने जो यहाँ पे जितनी भी चीजों के बारे में बात करी है, ये वर्क के बेसिक्स की बात करी, सारा कुछ हमारे पास में क्या है, ये वर्क के बारे में है, और वर्क का जो है ये बेसिक हमारे पास में है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहीं पे आगे बात करता हूँ, तो जैसे हमने क्या करा है, फोर्स यहाँ पे सीधा लगाया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे क्या हुआ एकदम सीधा हुआ है ना, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है डिस्प्लेसमेंट हमें उसी डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन भी होती है
जिसमें हमारा फोर्स जो आप ये देख रहे हो ये किसी एक एंगल पे यानी किसी एक कोण पे जो है वो लग रहा होता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें हमारा जो फोर्स है वो एक एंगल पे लग रहा है, यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो बल है वो अगर किसी एक कोण के ऊपर लग रहा होगा, तो उस स्थिति में हम लोग अपना जो यहाँ पे वर्क डन होगा यानी कि जो हमारा कार्य होगा उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में देख लो। यहाँ पे है when the force is applied at an angle on the object, तो यहां पे हमारे पास है मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और इस वाले ऑब्जेक्ट में मैं इस वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो इस वाले ऑब्जेक्ट में ये जो आप देख रहे हैं ये एक लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, यानी कि एक तरीके से रखा हुआ है एक जगह पे। और यहां क्या हुआ, एक फोर्स जो है वो लगा हुआ है, एक बल जो है वो लगा हुआ है, और जो वो बल लगा हुआ है हमारा यहाँ पे वो आप देख सकते हो इस तरीके से लगा हुआ है, यानी कि ऐसे समझ लो कि यहाँ पे कोई नीचे ना एक बॉक्स था, और सूटकेस ले सकते हो आप, है ना, वो सूटकेस था और उसको मैंने ऐसे पकड़ा है, ट्रॉली बैग था उसको पकड़ा है और ऐसे पकड़ कर मैं आगे की तरफ जो चल रहा हूँ, तो बिल्कुल वैसे ही केस है जैसे आप लोग चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक एंगल जो है बन रहा है, जो आप ये देख पा रहे होंगे, ये क्या हमारे पास में थीटा है ना। तो हमारा जो फोर्स है वो यहाँ पे कहीं लग रहा है, यानी कि जो हमारा बल है वो इस जगह पे जो है लग रहा है। एक बात ये, अब अगर मैं आगे की बात करता हूँ तो इस डायरेक्शन में यानी कि इस वाली दिशा में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि जो हमारा विस्थापन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम ये जो फोर्स आप देख रहे हो, ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इनकी वजह से हम निकालते हैं वर्क डन। अब वो वर्क डन कैसे निकाला जाता है, क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी एंगल पे एक फोर्स लग रहा होता है तो वैल्यू जो है उसकी बदलती है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन है देखो वो फिर क्या होगा, यहाँ पे होगा वर्क डन इक्वल्स टू, इसको मैं लिख देता हूँ W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अभी एफ एस कॉस थीटा की बात करता हूँ तो क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसमें बात करता हूँ एफ एस कॉस थीटा की, तो ये क्या चीज है हमारे पास, देखो वेयर एफ इज द फोर्स, इसमें लिख देते हैं वेयर एफ इज द फोर्स, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, और अगर मैं थीटा की बात करता हूं तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोण। एफ इज द फोर्स, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगल। लो, ये इतना हमारे पास हो जाता है ना। तो अगर आपके सामने कभी भी ये वाली सिचुएशन आएगी तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके वैल्यूज जो है अपनी वो सभी यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। अब इतने के बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ तो यहाँ पे एंगल चूंकि आ चुका है, तो दो चीजें हमें यहाँ पे समझनी है कि जब भी हमारा ये एंगल 0 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री होगा, तो उस केस में हमारा जो वर्क डन है वो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे समझते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो मैं अब बात करता हूँ टाइप्स ऑफ वर्क डन की, यानी कि कार्य के प्रकार की। ये हमारे पास कार्य के प्रकार, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितने तरह के हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे पास तीन तरह। तीन तरह कैसे हैं, सबसे पहला हमारे पास होता है यहाँ पे जीरो वर्क डन।
ये हो गया हमारे पास में सबसे पहला जीरो वर्क डन। इसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन। उसके बाद हो जाता है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन। ये तीन तरह के वर्क डन होते हैं। क्या है हमारे पास में? जीरो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, और हमारे पास में क्या होगा? नेगेटिव वर्क डन। यानी कि तीन तरह के हमारे पास में कार्य होते हैं। तो अब अगर मैं इसमें बात करता हूँ सबसे पहले जीरो वर्क डन की, तो ये जीरो वर्क डन कैसे हमें देखने को मिलेगा, अब उसको समझते हैं। देखो, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारे पास में वर्क डन का एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारे पास में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? फिर जीरो। अगर ऐसा है तो जो हमारा यहाँ पे वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जीरो। अब अगर इस वाले केस में वर्क डन हमारे पास में जीरो हो जाता है, तो फिर यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो एग्जांपल हमारे पास क्या होंगे? एग्जांपल हमारे पास में हो जाएंगे जैसे कि कोई मान लो कूली है, मान लो हमारे पास में क्या है, और कोई हमने सूटकेस को होल्ड कर रखा है, और हम क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं। अब समझो, कूली क्या करता है? किसी भी सामान को अपने सर के ऊपर रखता है, यानी कि जो फोर्स है वो क्या लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है, ऐसे है ना? फोर्स ऐसे लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ उसके मूवमेंट की, यानी कि चलने की अगर बात करता हूँ, तो वो चलता है इस तरफ या फिर इस तरफ चलता है ना? अब फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है ना? उसका जो मोशन है या तो वो ऐसे है या फिर इस तरफ है। तो बीच में अगर मैं देखूंगा तो फिर क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो थीटा मैंने लिया है वो क्या लिया है? 90 डिग्री जो है वो लिया है। तो देख लो, आपको मैं समझा भी देता हूँ। मान लो कि हमारे पास में ये एक कुली जो है वो है, और यहाँ पे क्या हुआ, उसने ना सामान जो है अपने वो सर के ऊपर रखा हुआ है ऐसे। जब उसने सामान अपने सर के ऊपर रखा हुआ है तो वो खुद तो राइट साइड में चल रहा है, ये मोशन का डायरेक्शन है। यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमारे पास क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन है। और अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ तो फोर्स वो यहाँ पे कैसे लगा रहा है? वो इस तरीके से लगा रहा है, वो इसको उठा रहा है ना, ये फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है? तो ये होता है हमारे पास में 90 डिग्री का यहाँ पे क्या बन रहा है? कोण जो है वो बन रहा है। अब इस वाली सिचुएशन में हमारे पास जो भी वर्क डन हुआ वो क्या हुआ है? यहाँ पे जीरो। अब अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव वर्क डन की, तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब ये है कि आपके पास जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। फॉर्मूला हमारे पास में है W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे पॉजिटिव कब होगा? जब आपकी एंगल की रेंज 0 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक होगी, तभी आपके पास में क्या आएगा? हमारा वर्क डन जो है यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो हमारे एंगल की रेंज कितनी होनी चाहिए? 0 से लेकर के 89 डिग्री तक, यानी कि आप इसको 90 डिग्री भी ले सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि लेस देन 90 डिग्री जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे है व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस केस में वर्क डन हमारे पास हर बार पॉजिटिव है। लो, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है कि आपका जो एंगल है वो क्या बन रहा होगा? वो बन रहा होगा 90 डिग्री से ज्यादा। अच्छा, इसमें आप एक काम और कर सकते हो, इसी में आप एक एग्जांपल और ले सकते हो पुली सिस्टम का।
मान लो आपके पास में कोई कुआं है ना, कोई वेल है, और आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें से पानी जो है वो निकाल रहे हो। तो होता क्या है कि जो बाल्टी है, जो पानी की बाल्टी होती है, वो ऊपर की तरफ आती है, लेकिन आप क्या करते हो, आप उसको ऐसे खींच रहे होते हैं कि फोर्स तो आप इधर लगा रहे हो, जो बल है वो आप ऐसे लगा रहे हो, बाल्टी ऊपर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दोबारा बनता है। तो इस वाले केस में, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ जीरो वर्क डन के केस में, तो आप इसमें ये वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो। कौन सा वाला? पुली सिस्टम वाला, है ना, यानी कि पहिए वाला जो हमारे पास में सिस्टम होता है, वो वाला भी ले सकते हो आप यहाँ पे। अब अगर बात करता हूँ नेगेटिव वर्क डन की, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन के लिए जो हमारे पास में एंगल है, वो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो यहाँ पे कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव। हमारा जो यहाँ पे कॉस थीटा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो हमारा जो वर्क डन है वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही जो है हमारा हो जाएगा। लो, ये हमारे पास हो जाएगा, ये क्या हमारा वर्क डन क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव जो है वो हो गया है। लो, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीन तरह के वर्क डन जो है वो है, इन तीनों को हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, डिस्कस जो है अभी कर लिया। तो तीन तरह के हमारे पास में कार्य होते हैं, वो तीनों कार्य हमारे सामने है यहाँ पे, जैसे जैसे भी हो सकते हैं, है ना। अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ तो इसको हम कहते हैं धनात्मक, है ना, जो हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, धनात्मक। उसी तरीके से हमारे पास अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में ऋणात्मक। ना, और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, ऋणात्मक। ये हो जाता है हमारे पास में ऋणात्मक। अब इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है इसमें पावर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पावर की। पावर को हम लोग कहते हैं अपना शक्ति या फिर सामर्थ्य। ये हो जाता है हमारे पास में पावर। अब पावर चीज एक्चुअली में है क्या, जैसे हमारे पास में क्या है, एनर्जी है, अगर वही एनर्जी हमारी यहाँ पे क्या होगी, बदल रही होगी समय के साथ साथ, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा वर्क डन हो रहा है, अगर वो वर्क डन कि हमारा कार्य जो है, अगर वो भी समय के साथ साथ बदल रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा पावर जो है वो जनरेट हो रहा है। यानी कि इस जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ पे अपना पावर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो डेफिनेशन हमारे पास में क्या होगी, इसमें लिख लो, इट इज द रेट ऑफ, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मूले की, तो फिर हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो बन जाता है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन स्लैश एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास में जो है फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। अब अगर मैं इसमें बाकी चीजों की बात करूँ, बाकी चीजों से मेरा मतलब है, जैसे कि इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करता हूँ, तो एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होती है वाट। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, वाट, जिसको हम डब्ल्यू से जो है वो डिनोट करते हैं। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, एनर्जी हमारे पास में क्या है, यानी कि हमारा वर्क डन जो है यहाँ पे वो क्या है, वो जूल्स में है ना। तो जूल पर सेकंड भी इसको हम लोग जो है वो कह सकते हैं, और जूल पर सेकंड ये भी हो जाता है हमारे पास। लो, ये चीज जो है हमारे पास यहाँ पे हो जाती है। अब
अगर मैं यहाँ पे बनाने लगूँ डायमेंशन फॉर्मूला, आप यहाँ पे इसका सीजीएस यूनिट भी जो है वो बना सकते हो। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात कर रहा हूँ तो सीजीएस यूनिट हमारे पास में क्या होगा, इसका जूल की जगह पे क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा, और हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेकंड। तो चलो उसी को लिख लेते हैं पहले। इट्स सीजीएस यूनिट इज अर्ग पर सेकंड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला, यानी कि जो हमारे विमा का सूत्र है उसकी बात हो रही है। इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज ml2t-3। ये हमारे पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा। लो, एसआई यूनिट की बात करता हूँ तो वॉट होता है ना, वाट होता है। सीजीएस यूनिट की बात करता हूँ तो अर्ग पर सेकंड होता है। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करता हूँ तो ml2t-3 जो है वो हो जाता है। वहीं अगर बात करूँ कि स्केलर है या फिर वेक्टर है, तो फिर ये हमारे पास में क्या होता है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इसके लिए भी लिख लेते हैं, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि ये हमारा क्या है, यह एक अदिश भौतिक राशि है। लो, फिर ये हमारे पास में ये हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये एक स्केलर क्वांटिटी हुआ, यानी कि हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अदिश भौतिक राशि जो है ये हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बाकी चीजों की बात करता हूँ, बाकी चीजों से मेरा मतलब है, पावर एक ऐसी चीज है जो हमारा एक तरीके से, जो हमारे घरों में बिजली आती है, वो बिजली एक्चुअली पावर की ही टर्म्स में होती है। आपने देखा होगा कि जो भी हमने बिजली के अप्लायंसेस जो भी खरीदे हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, लिखा हुआ होता है पावर कंजम्पशन, है ना, उसमें होता है किलोवाट आवर में। तो किलोवाट आवर जो है, हमें यहाँ पे ये सब चीजों को समझना है कि जो भी हमारे पास में पावर है ये किस तरीके से होती है। आपने बहुत बार देखा भी होगा, कहीं पे लिखा होगा किलोवाट, है ना, तो उसका मतलब क्या है, या फिर मेगावाट, तो इनका मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे इन सभी के बारे में जो है एक बार समझूंगा, यानी कि किलोवाट, मेगावाट, ये सब क्या है। तो ये हमारे पास में दूसरे यूनिट जो है वो जाते हैं, है ना। तो यानी कि हमारे शक्ति के अन्य मात्रक, तो इसमें हम कर रहे हैं सम अदर यूनिट्स ऑफ पावर। तो यहाँ पे हमारे पास शक्ति के अन्य मात्रक, तो इनके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ किलोवाट की, केडब्ल्यू की। तो ये हमारे पास होता है किलोवाट। किलोवाट का मतलब हो जाता है 10⁻3, यानी कि 10⁻³ वाट, है ना, या फिर कह सकते हैं कि 1000 वाट। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, हमारा किलोवाट जो है वो बन जाता है। फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे दूसरे की, तो दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक होता है मेगावाट, MW। इसको हम लोग कहते हैं मेगा वाट। अगर मेगावाट की बात करता हूँ तो यहाँ पे हो जाता है 10⁶ वाट। उसी तरीके से हमारे पास एक और होता है, उसको हम प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हैं, वो होता है हमारे पास किलो वाट आर। तो इसको हम कहते हैं किलो वाट आर। इसका मतलब हो जाता है कि हमारे पास में एक अप्लायंस है, यानी कि कोई भी एक बिजली का उपकरण है, और उसकी जो पावर रेटिंग है, यानी कि जो उसका एक तरीके से, एक तरह से बिजली का जो कंजम्पशन है, वो उस पर लिखा हुआ है किलोवाट आवर में, कि ये कितने किलोवाट का है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो 4 किलोवाट का है। तो अगर मैं 4 किलोवाट के एक उस उपकरण को अगर लगातार 1 घंटे तक चलाऊंगा, तो यहाँ पे हमारी जो रीडिंग हो जाएगी, यानी कि जो एक तरीके से यूनिट आएगी, वो आएगी 4 किलोवाट आवर। और ये जो किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर को हम लोग अपने यहाँ पे 1 यूनिट बिजली का कंजम्पशन जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है हो जाती है।
अब अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वो 4 किलोवाट का था और हमने 1 घंटे तक चलाया, तो फिर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 4 यूनिट हमारी 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएंगी। मान लो कि हमारे पास में 1 किलोवाट का जो है वो एक उपकरण था, उसको मैंने 4 घंटे तक लगातार चलाया था, तो भी हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाती, 4 किलोवाट जो है, 4 किलोवाट आर की जो है हमारे पास में यहाँ पे यूनिट जो है वो हो जाती। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ पे बिजली का जो भी एक तरीके से यूजेज होता है उसको हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं डेफिनेशन बताता हूँ। व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट पावर रेटिंग is used for 1 hour, then the power consumption and the unit is known as 1 किलोवाट आवर। ये हमारे पास हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसी में बात करता हूँ 1 किलोवाट आवर की, तो 1 किलोवाट आवर जो है हमारे पास यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो माना जाता है। ये हम इसको कहते हैं। लो, ये चीज हो जाती है। अब अगर मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 1 किलोवाट आवर में कितनी जो है हमारे पास में एनर्जी होती है, यहाँ पे इसके ऊपर सवाल बनता है। अच्छा, अब से मैं एक काम करूंगा, जिन जिन चीजों के ऊपर सवाल बनेंगे मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट है ना। उसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसी तरह ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये सारी चीजें हमारे पास में थी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब के ऊपर सवाल आते ही आते हैं। अब यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ कि कितनी एनर्जी जो है हमारे 1 किलोवाट आवर के अंदर होती है। तो यहाँ पे हम करेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी इन 1 किलोवाट आवर। तो हमें इसको करना है। तो देखो क्या है ना कि 1 किलोवाट की बात हो रही है, और कितने की देर के लिए, 1 आवर के लिए, है ना। अगर मैं किलोवाट की बात करता हूं तो सबसे पहले वॉट को एक बार समझो। वॉट हमारे पास में क्या है, ये है जूल अपॉन सेकंड, ये होता है हमारे पास में वॉट। अब अगर 1 किलोवाट की इसमें बात हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया है कि 1000 जूल जो है वो 1 सेकंड के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 1 सेकंड के लिए कितने हुए, 1000 जूल, है ना। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे पास 1 घंटे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 1 सेकंड में कितना इस्तेमाल होता है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन हम लोग कितनी देर के लिए चला रहे हैं, 1 घंटे के लिए चला रहे हैं। अगर हम 1 घंटे के लिए यहाँ पे चला रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3600 सेकेंड्स जो है वो हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 3600 इंटू 1000 जूल हम लोग जो है वो यहाँ पे कर देंगे, और इससे हमारे पास में कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। इसका मतलब 1 किलोवाट आवर में जो हमारे पास एनर्जी होती है वो होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। ये लो, बताओ।
ये एक हमारे पास में इंपॉर्टेंट वैल्यू है, एग्जाम में पूछ लेगा। आई होप यहां तक सभी को ये चीज जो है समझ में आ गई होगी, ये सारी वैल्यूज के बारे में, है ना, कि ये हमारे पास में 1 किलोवाट आवर जो है वो क्या होता है, कितनी वैल्यू के बराबर है, ये सारा कुछ समझ लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, ऐसे ही फिर हमारे पास यहाँ पे हो जाता है हॉर्स पावर के बारे में। अब जितना भी हमारे पास में हॉर्स पावर, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ हॉर्स पावर की, एक होता है हॉर्स पावर, एक होता है हमारे पास में ब्रेक हॉर्स पावर। दो होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास हॉर्स पावर, एक होता है हमारे पास में ब्रेक हॉर्स पावर। तो इनमें थोड़ा सा ना अंतर है, ये भी हमारे पास में क्या है, ये है यूनिट्स ऑफ एनर्जी, या पावर कह सकते हैं, यूनिट्स ऑफ पावर। कैसे, कितना पावर जो है यहाँ पे बन रहा है, कितना एनर्जी जो है यहाँ पे मिल रहा है। देखो इसमें क्या होता है ना, पावर, ये हॉर्स पावर की मैं बात कर रहा हूँ, हॉर्स पावर हमारे पास में वो एनर्जी होता है, वो पावर होता है जो हमारा इंजन जो भी होता है वो बना रहा होता है। देखो ये मशीन्स के लिए होता है, ये जो हमने यहाँ पे बात करी है ना, ये किसके लिए होता है, ये होता है मशीन्स के लिए, इट इज यूज्ड फॉर मशीन्स। जितनी भी हमारे पास में मशीन्स होती हैं उन सभी में ये यूज होता है। अब देखो मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ गाड़ियों की, तो आपको पता ही होगा कि जो भी हमारे पास में गाड़ियां होती हैं उनमें क्या है कि जो भी एनर्जी या फिर जो भी वो एक तरीके से एनर्जी अपने अंदर रखती हैं, वो हॉर्स पावर में जो है बताई जाती है, या फिर ब्रेक हॉर्स पावर में जो है वो बताई जाती है। आप कुछ भी खरीदने जाओगे उसके स्पेसिफिकेशंस में साफ साफ लिखा होगा, है ना, कि ये 100 हॉर्स पावर की है, ये 80 हॉर्स पावर की है ना, ये जो हमारी बाइक है ये हमारे पास में कितनी 12 हॉर्स पावर की है, इस तरीके से वहां पे जो है लिखा हुआ होता है। तो उस समय ये समझ में आता है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी यानी कितनी ताकत जो है। अब यहाँ पे आप एक बात समझो, जैसे मैंने इसके लिए बताया इट इज यूज फॉर मशीन, मशीनों के लिए इस्तेमाल होता है ये। हॉर्स पावर की अगर बात करता हूं, तो हॉर्स पावर जो है ये वो एनर्जी होती है जो कि एक इंजन यानी कि एक मशीन जो है बनाती है। तो यहाँ पे दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्लैश पावर अ मशीन मेक्स, ये हमारे पास हो जाता है। अब अगर मैं बात करता हूँ ब्रेक हॉर्स पावर की, अब ये ब्रेक हॉर्स पावर क्या है, मान लो कि हमारे पास में एक गाड़ी है ना, हमारे पास में क्या है, गाड़ी है, मैंने ऐसे मान लिया यहाँ पे, बस एक सेकेंड, लो ये रही हमारे पास में वो गाड़ी। ये जो आप देख रहे हैं चारों के चारों उसके क्या है, पहिए, चार व्हील हैं उसके, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हमारा जो इसमें इंजन है वो कहीं यहाँ पे जो है रखा गया है। लो मैंने ऐसा मान लिया कि हमारा जो वो इंजन है ना वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब होता क्या है कि इंजन जो पावर है यानी कि एक तरीके से एनर्जी जो बना रहा है वो किसमें बना रहा है, वो बना रहा है हॉर्स पावर में। लेकिन ये ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है, देखो यहां से एनर्जी इन पहियों तक जाती है ना, तो जो एनर्जी पहिए के पास में होगी उसको हम कहेंगे ब्रेक हॉर्स पावर। यहाँ पे जो हमारे इंजन के पास एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे हॉर्स पावर। तो पहिए तक जो पहुंचती है वो थोड़ा बहुत क्या होकर के मिलती है, वो लॉस होकर के मिलती है, यानी कि थोड़ी सी कमी जो है वो मिल जाती है यहाँ पे। तो जितना इंजन बनाता है वो पूरी की पूरी यहाँ पे नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पे जो होती है एनर्जी वो होती है ब्रेक हॉर्स पावर, और वो हमेशा इस हॉर्स पावर से कमी होती है, यानी कि इसमें देख लो अब, तो इसमें डेफिनेशन लिख देता हूँ, दिस इज द एनर्जी ऑन द व्हील्स। तो ये हमारे पास में क्या है, ये है एनर्जी कहाँ पे, पहियों पे है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, एनर्जी होगी व्हील्स पे। और इसमें याद रखना कि जो भी हमारा ब्रेक हॉर्स पावर होता है वो हमेशा हॉर्स पावर से कम ही होता है।
ये चीज होती है और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेक हॉर्स पावर है वो हमेशा क्या होगा, इस हॉर्स पावर से कम ही होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास में है। ठीक है, अब अगर मैं आप बात करता हूँ कुछ कुछ ऐसे ही एवरेज पावर कंजम्पशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो इससे हमें ना थोड़ा बहुत एक आइडिया लगेगा कि दुनिया में मौजूद कौन सी चीज कितनी पावर जो है वो एक तरीके से इस्तेमाल करती है अपने लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एवरेज पावर कंजम्पशन की बात करता हूँ। आई होप पहले तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है पावर के बारे में सारी चीजों को बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, मान लो आप साइकिल चला रहे हो या फिर आप धीरे धीरे टहल रहे हो, है ना, तो यहाँ पे जो एवरेज पावर कंजप्शन है वो देखो, एवरेज पावर कंजम्पशन इन सर्टेन एक्टिविटीज। ठीक है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे हार्ट बीट की बात करता हूँ। हाँ, और जो मैं पावर कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ ये हमारा यहाँ पे वॉट में होगा। तो मैं यहाँ पे जो पावर कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ वो किस में है, हमारे पास में वॉट में है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे हार्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो हमारे पास में यहाँ पे हृदय की धड़कनें हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होता है 1.2 वॉट। तो ये कितना इस्तेमाल करता है, ये इस्तेमाल करता है हमारे पास में 1.2 वॉट। मान लो आप आराम आराम से क्या कर रहे हो, आप टहल रहे हो, आप लोग कहाँ गए हुए हो, आप वॉक पे गए हुए हो, आप टहल रहे हो, उसमें 200 वॉट जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ थर्ड की, थर्ड हमारे पास में क्या है, मान लो आप साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं, आपने यहाँ पे साइकिलिंग करी तो इसमें लगभग लगभग 500 वॉट जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इतना एनर्जी जो है आप लोग क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या, हमारा एवरेज पावर कंजप्शन है। तो आप देखो, आपने साइकिलिंग करी तो 500 वॉट आपने इस्तेमाल करा है ना, वॉकिंग करा तो 200 वॉट आपने इस्तेमाल करा है ना। तो आपके पास जो अंदर एक तरीके से एनर्जी होती है, जो उसका यूटिलाइजेशन होता है ना, वो बहुत सारी एक्टिविटीज करने पर भी आप अगर उनको मिलाओगे ना तो उतना ज्यादा नहीं निकलता। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ 1 किलोवाट के लिए, 1 किलोवाट आवर ये काफी एनर्जी होती है। मैं अगर कहीं पे लिख रहा हूँ 1 किलोवाट आवर तो ये काफी एनर्जी है हमारे पास। ठीक है ना, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट फिर अब हमारे पास में है यहाँ पे, जैसे मैंने क्या देख लिया, पावर देख लिया। अब हम नेक्स्ट एक बात और समझते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन है ना, इस वर्क डन में फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा था, है ना। इस वर्क डन के अंदर फोर्सेस थे, तो फोर्सेस भी ना वो एक्चुअली दो तरह के होते हैं। जो फोर्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा था वो दो तरह के होते हैं। कैसे, देखो, एक होता है हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स, और एक हमारे पास हो जाता है यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात करता हूं तो एक तरीके से ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है संरक्षित, संरक्षित बल, है ना। और अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव की बात करता हूं तो फिर ये हमारे पास में क्या होगा, ये संरक्षित बल नहीं होगा, है ना। अब कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि हमारे संरक्षित बल का मतलब क्या हो जाता है, अभी आपने क्या करा, आप इस जगह पे थे, आप यहां से चले ऐसे, और आप जो है वापस आ गए इधर, वापस उसी जगह पे आ गए जहां से आप चले थे। अब आप एक बार बताओ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, जीरो, है ना। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हुआ है, जीरो। अगर मैं वर्क डन की बात करता हूँ तो यहाँ पे वर्क डन फिर हमारे पास इस हिसाब से क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फोर्स जो होता है ना यहाँ पे, वो फोर्स एक्चुअली में वो कौन से रास्ते से लग रहा है उस पर ध्यान देना है हमें। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो कंजर्वेटिव फोर्स से मेरा मतलब है, जैसे कि हमारे पास ये दो पॉइंट हुए, एक ये वाला पॉइंट है जहां से वो शुरू हुआ, और एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है जहां पे वो खत्म हुआ। तो हमें यहाँ पे ये चीज पे भी ध्यान देखना है कि ये हमारा रास्ता था, है ना, और ये पॉइंट थे शुरू होने वाले और खत्म होने वाले।
तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर हमारा फोर्स ऐसा है जिसको इस बात से मतलब नहीं है कि मुझे कहाँ कहाँ कौन से रास्ते से लेकर के जाया गया, या फिर मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ यानी कि जो बल लगा रहा हूँ वो हमारे कौन से रास्ते से लगा रहा हूँ, उससे अगर उसको मतलब नहीं है, यानी कि वो आत्मनिर्भर है उस रास्ते से, है ना, तो उसको हम कहेंगे अपना कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अपना कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप एक बात समझो, अगर एक ऐसा फोर्स जिसको रास्ते से यानी कि पाथ से मतलब नहीं है, तो वो किससे मतलब रखेगा, वो मतलब रखेगा आपके एंड पॉइंट से, है ना, यानी कि जो भी आपके आखिरी बिंदु होंगे उनसे मतलब जो है रखेगा। तो यहाँ पे हमारे एंड पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, एक ये वाला हुआ जहां से वो शुरू किया था, और एक ये होगा जहां पे वो क्या किया है, एंड किया है। तो कंजर्वेटिव फोर्स इंडिपेंडेंट होते हैं किसके, जो भी पाथ लिया जाता है उसके, और डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, हमारे जो भी एंड पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर। तो ये हमारी डेफिनेशन इसमें होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस देखो, तो यहाँ पे है when work is done by the force which is independent of the path taken, which is independent of the path taken। When work is done by the force which is independent of the path taken and depends on the end points only are known as conservative forces। ये जो है हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपना कंजर्वेटिव फोर्स। अब अगर मैं यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स में एग्जांपल्स की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारा इलास्टिक फोर्स हो गया, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो वो सब हमारे पास में किस में आ जाएंगे, वो हमारे इस कंजर्वेटिव फोर्स में आ जाएंगे। क्यों, कैसे, वो देखो जरा। मान लो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे पास में क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स क्या है, इनको चार्ज मान लो, ये हमारे पास में एक चार्ज है, ये हमारे पास में एक चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास में आर है। उससे हमें मतलब ही नहीं है, उससे हमें मतलब ही नहीं है, यानी कि उस पाथ से हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे मतलब है सिर्फ फोर्स से। तो वो सेंटर टू सेंटर जो है वो लग रहा होगा, यहाँ पे एक होगा सेंटर, यहाँ पे एक होगा सेंटर, सेंटर टू सेंटर लग रहा होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास में है ये कौन सा, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जाती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये एक हमारे पास में अच्छा एग्जांपल है। उसी तरीके से हमारे पास होता है मैग्नेटिक फोर्स, उसी तरीके से हमारे पास होता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज में हम यहाँ पे कर लेते हैं हमारे एग्जांपल्स। कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास में एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, है ना, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग, ये हमारे पास में कुछ कुछ एग्जांपल्स जो है वो रहने वाले हैं किसके, कंजर्वेटिव फोर्सेस के। वहीं अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस तरह का फोर्स होगा जो कि पाथ के ऊपर क्या कर रहा होगा, डिपेंड जो है वो कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपने नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे पास में वो फोर्सेस हो जाते हैं जो कि लिए गए पाथ के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, है ना, यानी कि आपने कौन सा रास्ता जो है वो अपनाया है, उस रास्ते के ऊपर अगर वो निर्भर कर रहा है तो उसको हम कह देंगे हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो चलो अब हम इसके बारे में देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास क्या हो जाता है। इसकी डेफिनेशन जो है हमारे पास वो लिखते हैं हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की।
हम्म नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में है व्हेन द वर्क डन is dependent on the path taken by the object then the force then the work done by the force, ये रह गया था, is dependent on the path taken by the object then the force is known as non-conservative force। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, एग्जांपल्स की, तो यहाँ पे हो जाता हमारे पास में एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे कि विस्कस फोर्सेस हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास टेंशन फोर्सेस इन अ स्ट्रिंग और रोप, है ना। तो ये हमारे पास जो है क्या है, ये हमारे एग्जांपल्स हैं किसके, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के। तो ये हमारे पास एग्जांपल हुए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के। अब जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स, इसको संरक्षित बल या फिर संरक्षी बल भी कहते हैं, और उसी तरीके से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो हमारा यहाँ पे होता है इसको हम असंरक्षित बल या फिर असंरक्षी बल भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इस वाले में अभी तक, अब आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक आइडिया लिया है किसके बारे में, वर्क के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे एक आइडिया लिया है अभी, कि वर्क जो है वो एक्चुअली में क्या होता है। वर्क जो है हमारे पास कितने तरह का हो जाता है वो हमने यहाँ पे जो है वो किया है आगे, आप देख सकते हो। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, वर्क डन के बारे में सारी चीजें मैंने बता दी, एंड देन उसके बाद मैंने बताया है कि हमारा जो वर्क है यहाँ पे वो कितने तरह का हो जाता है। आपसे यहाँ पे देख सकते हो, ये हो जाता है हमारे पास 3 तरह का। उसके बाद फिर हमारे पास में है इसी में कि हमारा जो पावर है वो क्या है, ये हमने यहाँ पे देख लिया है। पावर की जो भी यूनिट्स, डायमेंशन, फॉर्मूले, सारी चीजें वो हमने यहाँ पे देख ली है। स्केलर क्वांटिटी है वो हमने यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने जो है यहाँ पे बात करी है पावर के, ठीक है। ऐसी फिर हमने यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर, ये हमने यहाँ पे जो है वो अभी देखा है कि 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी जो है होती है, और यहाँ से सवाल जो है वो बनते हैं। उसी तरीके से फिर हमने यहाँ पे हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर के बारे में समझा कि इसका मतलब क्या हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास में है एवरेज पावर कंजप्शन इन सर्टेन एक्टिविटीज, यानी कि हमारा जो है कितना यहाँ पे जो शक्ति है उसका कितना इस्तेमाल किया जाता है वो हमने यहाँ पे देखा है। आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हो हमारे फोर्सेस वो कितने तरह के हो जाते हैं, 2 तरह के, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि संरक्षी बल, असंरक्षी बल। संरक्षित बल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट होता है। किसके इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि जो भी पथ उसने लिया हुआ होता है उस पथ पे निर्भर जो है वो नहीं करता, यानी कि आत्मनिर्भर होता है। तो इस तरह का बल जो है हमारा संरक्षी बल कहलाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, आपका ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग, ये हो जाते हैं। आगे की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, यानी कि हमारे असंरक्षी बल की बात मैं यहाँ पे जो है कर रहा हूँ। हमारा जो असंरक्षी बल है
उसमें क्या होता है कि अगर हमारा कार्य यानी कि हमारा जो वर्क डन है वो निर्भर करता है ना, जो हमारा कार्य किया जा रहा है किसी एक बल के द्वारा, यानी कि जो हमारा वर्क हो रहा है, कोई एक फोर्स कर रहा है, और वो फोर्स यानी कि वो बल अगर हमारा क्या करेगा, उस पथ पे निर्भर करेगा, यानी कि डिपेंड करेगा उस पाथ के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस वाले फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि असंरक्षी बल जो है हम लोग उसको कहेंगे। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एग्जांपल हमारे पास है विस्कस फोर्सेस। ये हमारे जो भी फ्लूइड्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारे क्या है तरल पदार्थ हैं, उनमें हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। टेंशन फोर्सेस है ना, किसके अंदर, हमारी रस्सी के अंदर, या फिर जो आप देख सकते हो उसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो अभी हम इसको रखते हैं यहीं तक। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास में लेक्चर होगा उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।